फिलहाल कैप्टन, शॉन और शॉन का पूरा फ्लॉग तो आपको याद ही होगा। ओ शॉन द शीप, ओ शॉन द शीप, इसके सब दोस्त हैं क्योंकि यह है स्वीट। ऑगी एंड द कॉकरोचेस की तरह ही शॉन द शीप भी एक फ्रेंच एनिमेशन सीरीज है जो कि खास बच्चों को हंसाने के लिए बनाया गया है। एक फन फैक्ट ये है कि ऑगी की तरह ही शॉन द शीप में भी कोई डायलॉग्स यूज नहीं किए गए हैं। और मजे की बात तो ये कि शॉन द शीप को इस दुनिया में मौजूद 195 देशों में से 180 देशों में टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है। एंड सबसे ज्यादा मजे की बात तो ये कि इन 180 कंट्रीज में से मात्र एक कंट्री ही ऐसा है जहां शॉन द शीप को उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं बल्कि उस देश के लोकल लैंग्वेज में कमेंट्री ऐड करके फिर टीवी पर एयर किया जाता है। एंड वो और कोई देश नहीं बल्कि अपना इंडिया है। यप, आपने इस शो को हिंदी में देखा होगा जिसमें स्क्रीन पर हो रहे हर एक चीज को शॉन शाहरुख खान के अंदाज में समझाता रहता है। एंड इसके हिंदी डायलॉग सच में बहुत मजेदार हुआ करते थे। मालिकान मैच ऑन, और ये शॉन का जोरदार किक, कैप्टन का हेडर और बॉल सीधा घर के अंदर। जिसने मारा है बॉल वही लाएगा। सौरभ चक्रवर्ती, इन्होंने ही शॉन द शीप के सभी एपिसोड्स को हिंदी में नरेट करने का काम किया है। एंड नो डाउट इन्होंने हम सभी को हंसाने में कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, चाहे वो ऑगी के सभी कैरेक्टर्स को अपनी आवाज देकर की हो या मोटू पतलू एंड पकड़म पकड़ाई के सभी कैरेक्टर्स को अपनी आवाज देकर। इन्होंने हर बार हमें हंसाया और हमारे बचपन के दिनों को यादगार बनाया। और सच बात यही है कि जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो 50% से ज्यादा तो हम उसके आवाज के साथ जुड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल डोरेमोन, आपका तो नहीं पता बट मैं डोरेमोन के हिंदी आवाज के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था। एंड जब बाद में डोरेमोन की हिंदी वॉइस चेंज हो गई तो वो अपनेपन वाली फीलिंग्स ही खत्म हो गई। मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ भी यही हुआ होगा। एक फन फैक्ट सुनो, अमेरिकन एनिमेशन टॉम एंड जेरी से इंस्पायर्ड होकर फ्रांस वालों ने ऑगी एंड द कॉकरोचेस बनाई और ऑगी एंड द कॉकरोचेस से इंस्पायर होकर इंडिया ने पकड़म पकड़ाई बनाई। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये कि इन तीनों शोज को बहुत सारे कंट्रीज में एयर किया जाता है, वो भी बिना किसी डायलॉग्स के। एंड सेम सीन शॉन द शीप के साथ भी है। शॉन द शीप को भी कई देशों में एज अ किड शो टीवी पर एयर किया जाता है, वो भी बिना किसी डायलॉग्स के। मतलब कि शॉन द शीप भी इन तीनों के जैसे ही एक नॉन डायलॉग किड शो तो है, पर एक मेन डिफरेंस ये है कि ये इन तीनों से थोड़ा अलग एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और उस कॉन्सेप्ट का एक हिस्सा है इनको एनिमेट करने का प्रोसेस। यस, जहां इन तीनों को सिर्फ कंप्यूटर का यूज करके ही एनिमेट किया जाता है, तो वहीं शॉन द शीप स्टॉप मोशन एंड कंप्यूटर एनिमेशन का मिक्सचर है। तो ये इतना मस्त आइडिया आखिर किसका था एंड शॉन द शीप को क्रिएट करने का पूरा प्रोसेस क्या है, चलो उसे भी समझ लेते हैं। शॉन द शीप द बैक स्टोरी। ये नजारा है यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक शहर प्रेस्टन का, जहां 1958 में जन्म हुआ था शॉन द शीप के क्रिएटर निक पार्क का। यूके के एक बीबीसी रेडियो प्रोग्राम में इंटरव्यू देते समय निक पार्क ने कहा था, My mother tells me I was the quietest one. Even though I was quiet, I would observe people and I would go and draw. I loved drawing and I could sit on my own quietly and draw for hours. I loved being in my own world. इस ऑडियो के अनुसार हम कह सकते हैं कि निक पार्क को बचपन से ही ड्राइंग एंड कार्टून्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। यही नहीं, इस इंटरव्यू में निक पार्क ने ये बताया था कि जब वो 13 साल के थे तब उन्होंने अपनी मॉम की सहायता से कई शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई थी, जिसके कारण उनका इंटरेस्ट फिल्म एंड एनिमेशन की दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसीलिए आगे चलकर उन्होंने इंग्लैंड के नेशनल फिल्म एंड टेलीविजन स्कूल से अपनी स्टडीज कंप्लीट की। NFTS यानी नेशनल फिल्म एंड टेलीविजन स्कूल एक एजुकेशनल चैरिटी है जहां पर हर साल इंग्लैंड के स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर फिल्म्स एंड एनिमेशन सीखते सीखते 150 प्लस फिल्म्स बनाकर निकाल देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्कूल जो कोर्सेज कराता है उसमें 10% तो थ्योरीज होती हैं और बाकी 90% सिर्फ प्रैक्टिकल्स। एंड इसीलिए इस स्कूल के सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई करते करते अपनी खुद की क्रिएट की हुई स्टोरीज को फिल्म्स एंड एनिमेशन में तब्दील कर देते हैं। एंड सेम चीज निक पार्क ने भी किया था। निक पार्क ने यहाँ पढ़ते पढ़ते एक बहुत मस्त शो को क्रिएट किया जिसका नाम है वैलेस एंड ग्रोमेट। Confirm all systems go for launch. Ignition.
और यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। साल 1985 में निक पार्क ने एक ब्रिटिश स्टूडियो आर्डमन एनिमेशंस में एक एनिमेटर के रूप में जॉब करना शुरू किया। आर्डमन एनिमेशंस एक ऐसी स्टूडियो है जो क्ले एनिमेशंस का यूज करके फिल्म्स बनाती है। नाउ क्ले एनिमेशंस को भी समझ लो। सी एनिमेशंस बहुत टाइप के होते हैं, जैसे ट्रेडिशनल एनिमेशंस, कंप्यूटर एनिमेशंस, सैंड एनिमेशंस एंड स्टॉप मोशन या क्ले एनिमेशंस एसेट्रा। देखो, एनिमेट करना मतलब किसी भी चीज में मूवमेंट या मोशन लाना होता है। तो यदि आप 1 सेकंड का कोई 2D एनिमेशन बनाना चाहते हो तो उसमें आपको 24 अलग अलग फ्रेम्स ड्रॉ करने होते हैं, जिसे बाद में एक साथ देखने पर आपको उन ड्राइंग्स में बने कैरेक्टर्स में मूवमेंट्स दिखती है। यहाँ एक फन फैक्ट सुनो, आप 1 सेकंड की क्लिप के लिए जितने ज्यादा फ्रेम्स बनाओगे उतना ज्यादा आपका एनिमेशन स्मूथ दिखेगा। जैसे ओल्ड अमेरिकन एनिमेशंस में 1 सेकंड के लिए 60 फ्रेम्स बनाई जाती थी, जिसके कारण उनका एनिमेशन एकदम मक्खन की तरह चलता था। और जापानीज एनिमेटर्स 1 सेकंड के लिए 12 से 24 फ्रेम्स ही बनाते हैं, जिससे उनके एनिमेशन के स्मूथनिंग पर सीधा असर पड़ता है। तो मैं इन सब को एक्सप्लेन ना करते हुए आपको स्टॉप मोशन एनिमेशन के बारे में बताता हूँ। सो स्टॉप मोशन, इसे आप क्ले एनिमेशन भी कह सकते हो, क्योंकि इस एनिमेशन टेक्निक में कैरेक्टर्स को ड्रॉ करने की जगह उनका क्ले मॉडल बनाया जाता है, जिसके बाद में 1 सेकंड के एनिमेशन के लिए कम से कम 24 बार अलग अलग पोज में फोटोज क्लिक किए जाते हैं एंड उसके बाद उन 24 फोटोज को एक साथ कंबाइन करके एडिटिंग के थ्रू 1 सेकंड का एनिमेशन बनाया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आर्डमन स्टूडियो कैसे स्टॉप मोशन का यूज करके अपने सभी फिल्म्स बनाती है। वापिस आते हैं निक पार्क की कहानी पर। जब निक पार्क ने आर्डमन स्टूडियोज ज्वाइन किया था, तब स्टार्टिंग के कुछ सालों में उन्होंने एनिमेटेड टीवी एड्स जैसी कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम किया एंड 1985 से 1989 के बीच निक पार्क ने 2 मेन प्रोजेक्ट्स पर काम किया। नंबर 1, क्रिएचर कंफर्ट्स। क्रिएचर कंफर्ट्स निक पार्क के द्वारा बनाई गई एक ऐसी शॉर्ट फिल्म थी जिसमें हर एक जानवर या जीव जंतुओं का इंटरव्यू लिया जाता था कि वो अपने घर में कैसे रहते हैं, अपना जीवन कैसे बिताते हैं, एसेट्रा। नंबर 2, अ ग्रैंड डे आउट विद वैलेस एंड ग्रोमेट। अ ग्रैंड डे आउट भी एक शॉर्ट फिल्म है जिसमें वैलेस एंड उसके पेट डॉग ग्रोमेट की कहानी दिखाई जाती है। नाउ ये दोनों शॉर्ट फिल्म्स ही आगे चलकर बहुत बड़े फ्रेंचाइजी एंड मूवी सीरीज में बदल गए। क्रिएचर कंफर्ट्स निक पार्क को आर्डमन स्टूडियोज के द्वारा दिया गया एक प्रोजेक्ट था जो बाद में एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी बन गई। एंड अ ग्रैंड डे आउट विद वैलेस एंड ग्रोमेट निक पार्क का ही खुद का एक प्रोजेक्ट था जिस पर वो 1982 से काम कर रहे थे और आर्डमन स्टूडियोज ज्वाइन करने के बाद भी उस पर पार्ट टाइम वर्क करते रहते थे। 1989 में अ ग्रैंड डे आउट के रिलीज होने के बाद ये लोगों के बीच इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि वैलेस एंड ग्रोमेट को लेकर इस फिल्म का पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 भी बना दिया गया। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वैलेस एंड ग्रोमेट के सभी शॉर्ट फिल्म्स ने निक पार्क को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी दिलाई, लेकिन निक पार्क का एक और बहुत मस्त क्रिएशन अभी बनना बाकी था और वो था शॉन द शीप। शॉन का फर्स्ट अपीयरेंस 1995 में आई वैलेस एंड ग्रोमेट के 3rd शॉर्ट फिल्म अ क्लोज शेव में हुआ था। यदि आप शॉन द शीप के सच्चे फैन हो तो आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इस पूरी मूवी का वन ऑफ द मेन कैरेक्टर अपना शॉन ही है। इस मूवी में एक बहुत पतला शीप यानी अपना शॉन ही वैलेस एंड ग्रोमेट के घर में घुस जाता है और पूरे घर में तोड़ फोड़ करके उनका जीना हराम कर देता है। मैं आगे की स्टोरी बताकर स्पॉइल तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस मूवी की एंडिंग देखकर आपको सच में लगेगा कि हाँ यार क्या मूवी थी, मजा ही आ गया। शॉन द शीप द क्रिएशन प्रोसेस। जैसे छोटा भीम का स्पिन ऑफ सीरीज माइटी राजू है, शिनचैन का स्पिन ऑफ सीरीज सुपर शीरो है, वैसा ही वैलेस एंड ग्रोमेट का स्पिन ऑफ सीरीज शॉन द शीप है, जिसे साल 2007 में फर्स्ट टाइम एक ब्रिटिश टीवी चैनल CBBC पर ब्रॉडकास्ट किया गया। उस दिन से लेकर आज तक इसके 7-7 मिनट के टोटल 170 प्लस एपिसोड्स बनाए जा चुके हैं एंड अभी भी इसके न्यू एपिसोड्स बनने बंद नहीं हुए हैं। अलग अलग कंट्रीज में इसे अलग अलग चैनल्स पर दिखाया जाता है। जैसे इंडिया में निकलोडियन चैनल ने शॉन द शीप के राइट्स एक्वायर किए थे, जिसमें उन्होंने हिंदी में कमेंट्री ऐड करके उसे अपने चैनल पर प्रसारित किया था। बाद में निकलोडियन की सिस्टर चैनल सोनिक पर भी शॉन द शीप को एयर किया गया और मैंने फर्स्ट टाइम सोनिक पर ही इस शो को देखा था। आपने इस शो को सबसे पहले कौन से चैनल पर देखा था, कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने शॉन द शीप के बहुत सारे एपिसोड्स देखे, कुछ हिंदी में तो कुछ ओरिजिनल लैंग्वेज में, मतलब विदाउट एनी डायलॉग्स। एंड हालांकि मैं
शॉन द शीप के हिंदी वर्जन के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ, पर फिर भी मुझे इसके ओरिजिनल सीरीज को देखने में ज्यादा मजा आया। आप भी एक बार दोनों वर्जन को दोबारा देखकर ट्राई कर सकते हो कि कौन सा वर्जन ज्यादा बेटर है। हाँ, देखने का जुगाड़ तो हमेशा की तरह मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। वेलेस एंड ग्रोमिट का स्पिन ऑफ सीरीज यानी शॉन द शीप इतना सक्सेसफुल रहा कि इस सीरीज का भी एक स्पिन ऑफ सीरीज टिम्मी टाइम निकाल दिया गया, जो कि शॉन द शीप के सबसे छोटे कैरेक्टर टिम्मी को लेकर बनाया गया है। एंड इस शो का टारगेट ऑडियंस मेनली छोटे बच्चे हैं। इसके साथ साथ 2020 में नेटफ्लिक्स जी इसे देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि स्टॉप मोशन का यूज करके 2 सेकंड की एक कॉम्प्लेक्स क्लिप बनाने में घंटों लग जाते हैं। एंड शॉन द शीप के साथ भी ऐसा ही कुछ है। शॉन द शीप को बनाने की शुरुआत के अनुसार सभी इमेजेस को एक साथ जोड़कर एडिट करने का काम करते हैं। साथ साथ वॉइस एक्टर के द्वारा दिए गए साउंड्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करने का काम भी इसी स्टेज पर किया जाता है। शॉन द शीप की अब तक 2 फुल फीचर मूवीज बनाई जा चुकी हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एक दिन में एक एनिमेटर शॉन द शीप की सिर्फ 2 सेकंड तक की एनिमेशन ही कर पाता है। एंड इसी के कारण शॉन द शीप की 2015 वाली मूवी बनाने में ही लगभग 7 साल का वक्त लगा था, वो भी जब 17 से 20 एनिमेटर्स मिलकर काम कर रहे थे तब। इस सीरीज के सेकंड सीजन को गारेथ ओवन के अंडर प्रोड्यूस किया गया, जिनका कहना है कि इस सीरीज को बनाया तो 4 to 7 एज ग्रुप तक के लिए है, बट इन रियलिटी इसे 4 to 87 एज ग्रुप तक के लोग एंजॉय कर सकते हैं। एंड एब्सोल्युटली इसके एक एपिसोड को भी यदि आपने देखना शुरू कर दिया ना, तो फिर आपका मन उसे छोड़ने को बिल्कुल तैयार ही नहीं होगा। द लर्निंग्स। निक पार्क की स्टोरी से हमें जो एक सबसे बड़ी चीज सीखने को मिलती है वो ये है कि द ग्रेट थिंग्स आर रेयरली अचीव्ड बाय जस्ट वन पर्सन। यदि आप निक पार्क को देखोगे तो उन्होंने एक आइडिया या कॉन्सेप्ट तैयार किया, चाहे वो वेलेस एंड ग्रोमिट का हो या फिर शॉन द शीप का, एंड उस आइडिया को रियलिटी बनाने में एक बहुत बड़ी टीम का हाथ था। मतलब यदि निक पार्क अकेले ही स्टोरी बोर्ड, मॉडल मेकिंग, रिगिंग, एनिमेशन, एडिटिंग और भी ना जाने कितनी चीजें यदि खुद से करने लगते तो बन गया होता शॉन द शीप। ऑब्वियसली उनका कॉन्सेप्ट ही रह जाता। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस हुआ टीम वर्क का। यदि आप अपनी एक टीम बनाकर अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली आप बहुत कम समय में ज्यादा एफिशिएंसी के साथ अपने पार्टिकुलर गोल को कंप्लीट कर पाओगे। मतलब यदि आप भी एक घर बनाना चाहते हो तो खुद अकेले ईंट और सीमेंट लेकर शुरू मत हो जाओ, अपनी एक टीम बनाओ और उन सबको एक स्पेसिफिक काम असाइन करो और फिर देखो जो घर आप 50 साल में बनाने वाले थे वो कैसे टीम वर्क के थ्रू 5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ लिटरल मीनिंग मत निकाल लेना कि मैं आपको घर बनाने ही कह रहा हूँ। अरे नहीं भाई, हो सकता है कि आपको भी कोई टीवी शो, कोई मूवी या खुद का कोई बिजनेस बनाकर खड़ा करना हो, तो वो सब आप तभी कर पाओगे जब आपके पास भी एक टीम होगी। कंक्लूजन के रूप में यूनिटी इज स्ट्रेंथ। व्हेन देयर इज